नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। सीएम भूपेश बघेल ने दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ करते हुए महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। दाई दीदी क्लिनिक का संचालन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग और भिलाई और बिलासपुर निगम क्षेत्र में होगा। यह योजना महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं के इलाज की देश में अपनी तरह की एक अनोखी योजना है। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की इस विशेष योजना को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस योजना में क्या है खास। दाई दीदी स्पेशल क्लिनिक में डॉक्टर सहित सभी चिकित्सकीय स्टाफ महिला ही होगी और केवल महिलाओं का ही निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सरकार की इस योजना पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट पर नजर पहले डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर महिलाओं के लिए क्लिनिक दाई दीदी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 3 स्पेशल मोबाइल दाई दीदी क्लिनिक को अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्पेशल क्लिनिक में डॉक्टर सहित सभी चिकित्सकीय स्टाफ महिलाएं होंगी और केवल महिलाओं का ही निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दाई दीदी क्लिनिक देश में अपनी तरह का पहला क्लिनिक है जो केवल महिलाओं का इलाज करेगा। सीएम ने कहा कि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और आगे इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकोच के कारण महिलाएं अपनी बीमारी को खुलकर नहीं बता पाती हैं, इस कारण उनकी बीमारी का सही उपचार नहीं हो पाता है। अब दाई दीदी क्लिनिक में महिला चिकित्सक और महिला स्टाफ होने से वे निसंकोच अपना समुचित इलाज करा सकेंगी। इसमें महिलाओं को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी, उन्हें अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 3 बस, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के लिए ये दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें डॉक्टर से लेके जितने स्टाफ हैं वो सब महिलाएं होंगी और ये केवल महिलाओं के लिए है विशेष रूप से, क्योंकि महिलाएं कुछ बात संकोच करती हैं घर में बताने में। बुखार भी आया, कोई बीमारी आया तो छुपाने की कोशिश करती है, स्वभाव संकोची होती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं होंगी तो हमारे निचले तबके की जो महिलाएं हैं वो खुलकर अपनी बात महिलाओं से रख सकेंगे और ताकि बीमारी से निजात पा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो ये जैसे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो शुरू किए थे मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, उसी प्रकार से दाई दीदी क्लिनिक योजना भी शुरू की गई है। ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसके रिस्पांस देखकर फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि दाई दीदी क्लिनिक में महिलाओं के प्राथमिक उपचार के साथ साथ महिला चिकित्सक द्वारा स्तन कैंसर की जांच, हितग्राहियों को स्वस्तन जांच का प्रशिक्षण, गर्भवती महिलाओं की नियमित एवं विशेष जांच की अतिरिक्त सुविधा होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से शहरों में स्थित आंगनबाड़ी के निकट ये क्लिनिक स्लम क्षेत्र में लगाया जाएगा। इस क्लिनिक के साथ साथ गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न हितग्राही मूलक परियोजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। जनरल क्लिनिक में महिलाओं के लिए पृथक जांच कक्ष और काउंसलर नहीं होने से महिलाएं परिवार नियोजन के साधन, प्रॉपर्टी निवेशन, आपातकालीन पिल्स की उपलब्धता, गर्भ निरोधक गोलियां, साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, परिवार नियोजन परामर्श, एसटीडी परामर्श में श्रम का अनुभव करती हैं। इस महिला क्लिनिक में डेडिकेटेड महिला स्टाफ होने से अब इस प्रकार का परामर्श जो है वो निसंकोच ले सकेंगी। इस प्रकार दाई दीदी क्लिनिक से गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
दाई दीदी क्लिनिक योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे जी। आपका स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर आशा जैन और सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए हमारे साथ मंजीत कौर। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि एक मंशा है कि जो महिलाएं ऐसी हैं जो कि अक्सर हॉस्पिटल नहीं जाती हैं या खुद का दुख दर्द खुद में ही समेट लेती हैं या किसी से कह नहीं पाती हैं, उनके लिए इसके पीछे दाई दीदी क्लिनिक के पीछे और कौन कौन सी वजह है जिसके कारण से ये योजना की शुरुआत की गई है और क्या अपेक्षाएं हैं इससे? देखिए, जिस प्रकार से शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ जो विभिन्न वार्डों में महिलाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए जो गाड़ी उन्होंने भेजा था, जिसमें 42 प्रकार के उपचार होते थे। न केवल ईसीजी होता था, हार्ट के उसमें टेस्ट होते थे, ब्लड टेस्ट होते थे, अनेक प्रकार की जो चीजें होती हैं जिनको टेस्ट कराने के लिए हजारों रुपए डॉक्टर को देने पड़ते थे, वो महज केवल कुछ मिनट में वो वार्ड के अंदर बस खड़ी होती थी, वहां लोगों को बुलाया जाता था और लोग अपने न केवल इलाज कराते थे बल्कि इलाज के बाद इमीडिएट उनको दवाई भी दिया जाता था। तो इससे बहुत प्रतिसाद मिला और उससे प्रेरणा लेकर के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, भूपेश बघेल जी से, कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें पुरुष डॉक्टरों को बताना संभव नहीं होता, इसलिए हम महिलाओं के लिए अलग से गाड़ी चलनी चाहिए, उसमें परामर्श भी अलग प्रकार की होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के हम लोगों ने ये बातें बताई, उन्होंने सहृदयता पूर्वक इसको स्वीकार करते हुए कि नहीं, महिलाओं के लिए अलग से गाड़ियां चलनी चाहिए। उन्होंने तुरंत प्रेरित होकर के इस योजना को उन्होंने शुरू किया और मात्र 3-4-5 दिनों में 25,000 महिलाओं के इलाज अभी तक हो चुके हैं और उसमें उनको दवाइयां दी जा चुकी है। तो निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि पूरे देश में कहीं उदाहरण देने लायक कोई योजना है तो वो दाई दीदी योजना है, जिसका प्रतिसाद बहुत भले ढंग से लोगों तक के पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री जी को मैं पूरे रायपुर नगर निगम की ओर से उन्हें सहृदयता पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं कि रायपुर शहर की जनसंख्या लगभग 18 लाख से ज्यादा हो चुकी है, उसमें 8 से 9 लाख महिलाएं हैं, जिसमें से 3-4 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब परिवार के हैं, बीपीएल परिवार की हैं और वो इलाज कराने में सक्षम नहीं होती। तो आज डॉक्टर की फीस भी बच रही है और दवाई का पैसा भी उनके पास बच रहा है। जी मंजीत जी, जिस तरीके से देखें ये वाकई ये जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि देश में एक पहली योजना है ये इस तरह की, ये सही बात है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि कई प्रदेशों में कि जो यहाँ तक कि जो क्लिनिक होते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग होते हैं या फिर जो गांव में जो क्लिनिक होते हैं जो सरकार की तरफ से खोले जाते हैं, उनमें भी डॉक्टर नहीं बैठते और ज्यादातर वो बंद रहते हैं। इस तरीके की समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ता है और योजनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। तो इस योजना से क्या वाकई जनता तक जो मदद पहुंचाने की सरकार की मंशा है वो पूरी होगी? जो आप कह रहे हैं कि व्यवस्था शुरू तो की जाती है लेकिन व्यवस्था बाद में रुक जाती है, कहीं न कहीं बंद पड़े रहते हैं। दूसरी तरफ है कि जनता उस व्यवस्थाओं तक पहुंचती कैसे? अभी वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों का स्वास्थ्य की सुविधाओं तक, ये सेवाओं तक पहुंच बनाना और वो विश्वास कायम करना। ये अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शहर के एरिया में सुविधाएं बहुत है लेकिन पहुंच कम है। ऐसे में महिलाएं उपेक्षित रह जाती हैं, क्योंकि वैसे भी पूरे समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को पोषण, शिक्षा या स्वास्थ्य तीनों में दूसरा दर्जा मिला हुआ है। अभी भी घर में अगर बेटा और बेटी बीमार है तो बेटी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी अच्छे इलाज कराने में, बेटे को। उस तरह के अवधारणा के रूप में ये बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता है कि जो वर्तमान में चल रही सुविधाएं या व्यवस्थाएं थी वो कितना मजबूत हुई हैं, और अगर वो मजबूत हो रही हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो गांव में, वो मजबूत ज्यादा दिखाई देते हैं इन कंपेयर टू शहरों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर या छोटे क्लिनिक। तो अवधारणा के रूप में ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और संचालन को लेकर जो चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं वो मेरे लिए भी अभी एक चुनौती दिखाई दे रही है। जी प्रमोद जी, जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से मंशा है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट अभी जो नगर निगम है वहां पे शुरू किया गया है 4 जगह पर,
पायलट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगता कि अगर गांव में शुरू करते तो शायद ज्यादा जमीनी स्तर की चीजें निकल कर आती हैं शहर की अपेक्षा, क्योंकि शहरों में महिलाएं अक्सर हो सकता है कि डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन गांव ग्रामीण की महिलाएं ऐसी होती है जो लंबी दूरी तय नहीं कर पाती या फिर वहां पर संकोच भी ज्यादा रहता है, पर्दा भी ज्यादा रहता है। नहीं, अगर ये तो गांव तक निश्चित रूप से चलेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 गाड़ियां इसलिए चालू की गई हैं ताकि उसमें क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को जो गांव में गाड़ी भेजें तो वो सर्व सुविधा युक्त हो और उन कमियों को, जिन कमियों को हमने यहाँ देखा है, उन कमियों को, सारी कमियों को दूर करते हुए सीधे गांव तक के गाड़ियां भी भेजने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। लेकिन एक संवेदनशीलता की बात यह है कि हम लोग जड़ से जुड़े हुए लोग हैं। हमें मालूम है कि आपके घर में काम करने वाली अगर बाई आती है तो 9 बजे आपके घर के लिए निकलती है, उससे पहले वो इलाज करा ले, क्योंकि 5 बजे आपके घर से वापस आती है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इन सब बातों का बराबर ध्यान रखा है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के वो बस खड़ी रहे और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के उनके इलाज के लिए वो बसें उस जगह पर खड़ी रहे। क्योंकि जो अगर आप मजदूरी कार्ड वाली अगर महिलाओं की बात करें तो रायपुर शहर में 1,43,000 रजिस्टर्ड मजदूर लोग हैं। आखिर वो भी तो कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लोग हैं और हमारे आपके घरों में काम करती हैं, मजदूरी काम करती हैं, मकान बनाती हैं, दुकान में काम करती हैं। तो उनके भी स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित रूप से ये शहरों में तो चालू हुआ है और गांवों में भी ये योजना निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इसको गांव तक के भी इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए और गांव तक निश्चित रूप से पहुंचे। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो आपकी मंशा है वही मंशा सरकार की भी है। प्रमोद जी, जिस तरीके से दाई और दीदी जो कॉन्सेप्ट चुना गया है, इसके क्या पर्याय है, क्या परिभाषा है इसका, ये कॉन्सेप्ट दाई और दीदी? देखिए, एक अटैचमेंट होता है। जैसे हम लोग अपने रायपुर का नाम दिए थे जब मैं महापौर था, मोर रायपुर। तो लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि मोर रायपुर, प्यार ज्यादा बढ़ता है। वैसे छत्तीसगढ़ी लोगों में दाई दीदी घर में अपनी बहनों को, अपनी जो बूढ़ी दादी होती है उनके लिए ज्यादा प्यार रहता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दाई दीदी, एक सामान्य कहावत है, दीदी कहाँ है, दाई कहाँ है, दाई तबीयत कैसे है, अभी भी ऐसे पूछा जाता है गांव में और शहरों में भी ऐसा छत्तीसगढ़ी लोग बोलते हैं। तो इससे अटैचमेंट ज्यादा होता है और लोगों को विश्वास भी बढ़ता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लेकर के दाई दीदी योजना इसी का नाम रखते हुए किया है। ठीक है मंजीत जी, जिस तरीके अगर पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि सरकार ने पॉजिटिव वे में जनता के लिए ही जाहिर है ये योजना शुरू की है और योजनाएं सरकार जनता के पक्ष में ही जितना कोशिश होती करती है शुरू, लेकिन वो बात अलग है कि कुछ नीचे के लोग या तबके के लोग ऐसे होते हैं कि उस योजना को सफल नहीं होना देते। लेकिन अगर इसे पॉजिटिव वे में लें तो कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? पुराने जो आपने अभी प्रश्न किया प्रमोद जी से, उसी का उत्तर देती हूँ। एक पहले कि ये शहर में क्यों शुरू किया, ये तो सही लगता है क्योंकि गांव में हर 60-70 घरों के बीच में एक मितानिन का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद ANM का कॉन्सेप्ट है जो एक नर्स के रूप में होती है और वहां से भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक केंद्र। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक से एक उसका नेटवर्क दिखता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मितानिनों का एक फैलाव उस तरीके से नहीं हो पाता है और घरों का लोड जो होता है एक मितानिन के ऊपर बहुत अधिक होता है। इसलिए शहरों में चालू करना तो बहुत सही है, सकारात्मक है यह दृष्टिकोण। दूसरा है एक जो हेजिटेशन होता है कि महिलाएं खुद से अपनी तरफ से क्लिनिक नहीं जाती, वो चाहती हैं कि पति या भाई या पिता के साथ जाएं या बेटे के साथ जाएं और उनकी व्यस्तता को देखकर ये पीछे हट जाती है। तो सकारात्मक रूप से बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पायलट में इसको ध्यान देना होगा कि कैसे इन तक बात पहुंचे और वो विश्वास स्थापित करें, क्योंकि पूरी व्यवस्था से अधिक जो होता है विश्वास का। मेकाहारा में अगर आप आज भी देखें कि मेकाहारा में अगर कोई ग्रामीण या पहाड़ी अंचलों के लोग आते हैं तो वो भटक जाते हैं, वापस चले जाते हैं। हमारे साथ कितनी घटनाएं हुई है कि हम उनको लेकर यहाँ तक आए और वो रात को ही पैदल निकल गए और बस पकड़ के घर पहुंच गए, क्योंकि वो विश्वास नहीं है। एक पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति का विश्वास एक शहर के उस बिल्डिंग में रहने वाले हॉस्पिटल के साथ नहीं स्थापित हो पाता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर के साथ जोड़ने की जरूरत होती है, सुविधाओं को, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। दाई दादी कॉन्सेप्ट सुनकर
एक करीबी का एहसास हो सकता है, जिसको बहुत आकलन करना होगा। और महिलाओं के बीच ये विश्वास की दाई दीदी तुम्हारे विटामिन की तरह एक ऐसा एक व्यवस्था की जा रही है जिसमें आपके स्वास्थ्य का व्यक्तिगत ध्यान रखा जाएगा। ये विश्वास स्थापित करने की बात है। उस विश्वास, ये इस तरह से एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है जिसको पायलट में बहुत छोटे छोटे माइक्रो रूप से अवलोकन करने की जरूरत है और उसकी सीख को लेकर फिर आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रमोद जी, हालांकि आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर जानना चाहूंगा कि इस जो पूरी जो वैन है, क्लिनिक वैन, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं महिलाओं को मिलेंगी? क्या क्या जो रिपोर्ट है, चाहे वो एक्सरे रिपोर्ट हो या फिर जो पैथोलॉजी लैब हो, या फिर कौन कौन सी सुविधाएं मोटे तौर पर इस जो आपकी दाई दीदी क्लिनिक जो वैन है उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने वाली है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे जब मेरे वार्ड में ये पहली बार गाड़ी आई तो लोगों में इतना उत्साह था कि सामान्य तौर पर जिस महिला को अगर ब्लड प्रेशर चेक कराना हो तो उसको भी डॉक्टर के पास जाकर के लाइन लगानी पड़ती थी। भले उसको नियमित रूप से डॉक्टर कहते हो कि एक दिन की आड़ में आप ब्लड प्रेशर चेक कराओ, लेकिन ये गाड़ी आने से अब उसको 5 मिनट भी नहीं लगते, वो जाकर के अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेती है। ईसीजी का रिपोर्ट उसको मिल जाता है। सवेरे से शाम तक बस खड़ी रहती है तो सारी रिपोर्टें शाम तक के उनको मिल जाती है, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। इस प्रकार के 42 प्रकार के इलाज और वो 42 प्रकार के इलाजों की दवाई साथ में ये मिलना अपने आप में बहुत बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। और जिस प्रकार से आदरणीय मंजीत कौर दीदी ने बताया कि हर जगह जाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है या घर वालों की जरूरत पड़ती है, घर के पास आकर बस खड़े हो जाने से उनमें आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। वो लेकर के जाकर के दूसरों को बताती है कि डॉक्टर के पास मत जाओ, वहां पर तो जो 1000 रुपए का इलाज है वो तो ऐसी हो जा रहा है मुफ्त में। तो इससे बड़ा एक परिवर्तन आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। आपको देखिएगा, आप कुछ समय में बहुत सारे लोग आपको इससे अभूतपूर्व रूप से आपको स्वस्थ मिलेंगे। तो ये एक बड़ा पैमाना है माननीय भूपेश बघेल जी का। और चूंकि वो गांव से हैं और शहर में भी उनका उतना ही लगाव है, इसलिए सारे लोगों को मिलकर के ये योजना के लिए वो भागीरथ प्रयास किए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर आशा जैन भी जुड़ गए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आशा जी देखा जाए कि इस पूरे दाई दीदी क्लिनिक वैन में कितना स्टाफ रहेगा और कितनी नर्सेस रहेंगी, क्या क्या सुविधाएं इस वैन के जरिए मिल सकती हैं महिलाओं को? जैसे दूर ग्रामीण इलाकों में भी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कनेक्टिविटी नहीं होती है, कोई प्रेग्नेंट महिला है या लिवर पेन उसको हो रहा है, तो इसके माध्यम से ये एम्बुलेंस का काम करेगी या वहीं पर उसकी डिलीवरी भी कराई जाती है। ऐसी सब सुविधा भी है इस वैन के अंदर? आशा जी नमस्कार जी। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उनमें से एक का भी जवाब मेरे पास नहीं है जी, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है। अभी मैंने जितने लोगों से पूछने की कोशिश की, कोई मुझे डिटेल में इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सबने पेपर की विज्ञप्ति केवल दी। सीएमएचओ मैडम को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस स्थिति में अभी माननीय प्रमोद दुबे जी ने कहा कि 25,000 महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं, 42 प्रकार के इलाज इसमें होंगे। तो मैं जानना चाहती हूं कि ये 42 प्रकार के इलाज क्या हैं, और जब तक लोगों को इनका पता नहीं होगा तब तक लोग इसका लाभ कैसे उठाएंगे? हमारे यहाँ यदि मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो बहुत सारे लोग भीड़ लगा लेते हैं, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें जड़ों पर काम करने के लिए केवल आत्ममुग्ध होने से ज्यादा कॉन्क्रीट क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें डॉक्टर्स क्या हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, जी प्रमोद जी, उनकी ट्रेनिंग क्या है, यदि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना है, यदि उनको सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, यदि वो सस्पेक्ट करते हैं तो वो पेशेंट कहाँ पे रेफर होने वाली है, ठीक है, उसका कोई प्रोटोकॉल सेट है क्या कि ये पेशेंट अभी मान लीजिए किसी के ब्रेस्ट में गठान निकलती है
तो वो पेशेंट इसके बाद कहाँ जाएगी, कहाँ उसका टेस्ट होगा, ये पूरी रेफरल चेन भी साथ के साथ तैयार होनी चाहिए। यदि रेफरल नहीं होगा, आपने बता दिया कि भाई तुमको कैंसर है, वो मरीज उसके बाद क्या करेगा? केवल सर्दी खांसी का इलाज करके या थोड़ा विटामिन टॉनिक बी कॉम्प्लेक्स देके हम खुश हो सकते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं, मगर दाई दीदी क्लिनिक में यदि प्रेग्नेंट महिला है और वो हाई रिस्क है, यदि उसको अबॉर्शंस हो रहे हैं, यदि उसकी हाइट कम है, यदि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यदि वो RH नेगेटिव है या वो सिकलर है, इनके लिए एग्जैक्टली डिटेक्शन के लिए भी क्या सुविधाएं हैं? मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रमोद जी से जान लेते हैं। डिटेक्शन की क्या सुविधाएं हैं ये हमको जानने की जरूरत है। उसके अलावा स्क्रीनिंग को हम तभी सफल कह सकते हैं जब वो स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट से लिंक हो। यदि आपके मुंह में छाला है, आप तंबाकू खाते हैं, तो वो कैंसर है या नहीं है? मैं समझ गया। मैं जिस तरीके से कहना चाह रही हूँ टेक्निकली, जिस तरीके से जब तक उसका टुकड़ा नहीं निकलेगा, जब तक बायोप्सी नहीं होगी, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी और फिर इलाज नहीं होगा, ठीक है आशा जी, तब तक आपको एक्चुअली कोई लाभ नहीं होगा। प्रमोद जी से एक बार जान लेते। प्रमोद जी, मैं जानता हूँ टेक्निकली चीजें जिस हिसाब से डॉक्टर आशा जी ने बोली हैं वो आप नहीं बता पाएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन हाँ एक मोटे तौर पर आप ये बता सकते हैं कि ये एक एज ए एम्बुलेंस का भी काम करेगी या तत्काल महिलाओं को, जैसे कोई मैंने बताया लेबर पेन हो रहा है या कुछ भी, तो वहां पर डिलीवरी भी हो सकेगी, ऐसी कुछ सुविधाएं हैं? या फिर मोटे तौर पर जैसे बीपी हुआ या बुखार हुआ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में शुरू हुआ था, यहाँ फीवर क्लिनिक शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, कुछ इस तरह से है जो आपको छोटे मोटे चीजों में इलाज कराने के लिए ये दे सकती है सहायता? नहीं, देखिए अभी जिन चीजों को डॉक्टर साहब मैडम कह रही हैं वो बड़े लोगों की बात कर रही हैं। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे होती है कि हम मोहल्ले में कोई जनरल प्रैक्टिशनर जैसे होते हैं, वो जनरल प्रैक्टिशनर हमको चेकअप करके बता देता है कि आपको नाक की बीमारी है, नाक के एक्सपर्ट के पास जाइए, आपको कैंसर की बीमारी है, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाइए। उसी प्रकार में उसमें जो डॉक्टर्स हैं या उसमें जो नर्सेस हैं, जो काम करने वाली लोग हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं और वो एक्सपर्ट्स लोग आपको जरूर मार्गदर्शन दे देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन जैसे होती है तो आज भी डॉक्टरों के यहाँ घंटों लाइन लगानी पड़ती है जाकर के, और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिनका त्वरित इलाज हो सकता है, उससे हजारों रुपए उनके बच भी जाते हैं और वो डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है और साथ में दवाई देता है और ये पूछता है कि 3 दिन बाद वापस ये बस यहाँ पर आएगी तो मुझे आप जरूर बताइएगा। तो ये लोगों की, मजदूर महिलाओं की, अब मैं जिस वार्ड में हूँ वहाँ 3 बड़ी बस्तियां हैं। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1700 वैसी महिलाएं हैं, उसमें से 200 ऐसी महिलाएं थी कि जिनको बहुत छोटी छोटी बीमारी थी, जो बेचारी लगातार डॉक्टरों के पास जा रही थी और उनके हजारों रुपए निकल चुके थे, लेकिन उसका तुरंत डायग्नोस हो गया, उसको बहुत छोटी चीजें थी और वो ठीक हो गई, आज खुश है। तो हम और आप यही तो चाहते हैं कि लोग खुश रहें। अब इसमें अगर कहीं ब्रेस्ट, कहीं कैंसर की बात करें तो जरूर वो डॉक्टर जो रहेगा वो इतना इंफॉर्मेशन तो जरूर दे देगा कि आप फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए या मेकाहारा चले जाइए या एम्स चले जाइए, आपको यहाँ रिफर करने से आपको लाभ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने शहरी स्लम योजना के अंतर्गत जो इसको लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि हम लोग ग्राउंड में रहते हैं और जानते हैं इन चीजों को कि बेचारी जो मजदूरी काम करती हैं, मैडम के यहाँ अगर कोई बाई काम करने वाली आती होगी तो वो 9 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक के उनके घर में रहती होगी, उसका 9 बजे से पहले कैसे इलाज होगा। तो ये सारी चीजें देख करके हम लोगों ने इसको, हमारी सरकार ने शुरू किया है। पॉजिटिव अगर हम सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कमियां होगी उन कमियों को भी दूर करके अच्छी अच्छी चीजों को हम सामने में ला करके हमारे अपने जो मजदूर परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे मस्त रहे, ये योजना के तहत माननीय भूपेश बघेल जी ने इसको लॉन्च किया है। जो कमियां होगी उनको निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। बिल्कुल प्रमोद जी, बात समझ में आ गई। ये कहा जा सकता है एक पूरे हॉस्पिटल तो एक बस में नहीं समा सकता है, लेकिन हाँ जिस तरीके से छोटी मोटी बुखार या फिर कोई और बीमारी हुई या बीपी हुआ तो वो बताया जा सकता है। साथ ही में कुछ बड़ी बीमारी है तो वो आगे सजेस्ट की जा सकती है कि लापरवाही ना करें, अब जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं।
आज साहब ईसीजी आज ईसीजी टेस्ट कराने में कितना पैसा लगता है? डॉक्टर मैडम बैठी हैं, बता दें। और उस जगह पर फ्री में उसका ईसीजी होता है। उससे बड़ी जो कीमती चीज है वो उसके समय की होती है। ठीक है। तो उसको आधे घंटे के अंदर ये सारी चीजें अगर मिल जा रही हैं तो इसमें तो खुश होना चाहिए। हमको सुझाव मिलने चाहिए और हम अपेक्षा रखते हैं कि अच्छे अच्छे सुझाव आए और उन चीजों को हम दूर करेंगे। जी मनजीत कौर जी, जिस तरीके से आपने पूरी बात सुनी, दोनों ही लोगों की बात सुनी, तो जाहिर है कि एक पॉजिटिव वे में एक ऐसी महिला, एक ऐसे तबके के लिए जो छोटी सी भी बीमारी होती तो कोई भी कैप्सूल या टैबलेट खा लेता, बाद में हो सकता है उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से खा लेते। तो अपनी मनमर्जी से ना खाएं, एटलीस्ट एक परामर्श लें एक अच्छे डॉक्टर से, उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसको फॉलो करें। तो इस तरीके से अगर बेहतर देखा जाए तो उन महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा ये भविष्य में हो सकती है, पर क्रियान्वयन इसका अच्छे से होना चाहिए। जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो आप अभी अंतर देख रहे हैं कि डॉक्टर आशा मैडम के पास इंफॉर्मेशन नहीं है जबकि वो डॉक्टर हैं। तो जैसी ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले डॉक्टर समुदाय तक बात पहुंचती है। दूसरी तरफ है कि सभापति जी हैं, प्रमोद जी हैं, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जानकारी का जो अभाव है और गैप है, ये सबसे बड़ा किसी भी योजना के क्रियान्वयन की रुकावट और बाधक है। सबसे पहले है को पता ही नहीं होता। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण आवास योजना आया था, लोगों को पता ही नहीं था कि उसके नियम क्या, हम लाभ कैसे उठाएंगे, वो ऑफिसर्स के चक्कर लगाते रह जाते थे। इसी तरीके से कोई भी योजना आती है तो सबसे पहला जो कदम है वो जानकारी को सरलीकरण करना और सही व्यक्ति और लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाना। यहाँ वो कमी अभी दिख रही है कि आखिर ये जो दाई दीदी क्लिनिक है, वो गाड़ी जो है वो कहाँ जाती है, किस समय में जाती है, क्या उनको पूर्व में सूचना होती है, अगर होती है तो वहाँ व्यवस्था कैसी होती है, और इस तरह से चीजों का अभाव जो है, और वहाँ कौन सी चीजों का इलाज होता है और नहीं होता है। तो ये विस्तार से इस जानकारी को देने की जरूरत है। उसके बाद ही जो सकारात्मक परिणाम या अपेक्षित परिणाम है उस पर कोई चर्चा हो सकती है। अभी एक बड़ा गैप ये दिख रहा है जिसको तुरंत, चूंकि प्रमोद जी ने कहा कि जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे, तो पहला है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। इन नेटवर्क के पास कम से कम इसकी जानकारी पहुंचे, सूचना पहले से पहुंचे, एक सूची पहुंचे और इसका बेहतर परिणाम तभी उनको मिल पाएगा। बिल्कुल प्रमोद जी, जिस तरीके से उन्होंने एक सवाल बड़ा अच्छा किया कि इसका समय क्या रहेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि आज ये इस चौराहे पर बस खड़ी होने वाली है, इस मोहल्ले के सामने खड़ी होने वाली है और लोग उसी टाइम वहां पहुंचे। क्या इसका कोई निर्धारित मोहल्ला या समय या गली होगी, या फिर आने वाले समय में थोड़ा सा बसें ज्यादा हो जाएंगी, जो क्लिनिक ज्यादा हो जाएंगी इस बैंड के, तो वो चलती फिरती रहेंगी तो लोग उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने चेकअप किस पे कराया, कौन सी वैन उनके पास पहुंच रही है, क्या ऐसा कुछ स्थिति, किस तरीके से पूरा क्रियान्वयन होने वाला है, किस तरीके से अमली जमा इस पे पहनाया गया है? जिस चीज की चिंता आदरणीय मंजीत कौर बल जी ने की है और वो जैन मैडम ने की है, निश्चित रूप से शहरों में बस्तियां चिन्हांकित होती हैं। हमारे रायपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो 139 स्लम एरिया हैं। उस 139 स्लम एरिया की जो मितानिन दीदी होती हैं और हमारी स्वच्छता दीदी होती है और आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिला वहां के प्रभारी होती है, उनको पूरा चार्ट बनाकर दिया जाता है कि आज जो गाड़ी आई है वो 16वें दिन फिर से आपके पास उसी समय उसी जगह पर वो गाड़ी वापस आएगी। तो जो लोग स्लम बस्ती में काम करते हैं या हम लोग धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे 20 साल हो गया नगर निगम में काम करते हुए और इन चीजों को मैं भले से जानता हूं कि मैं डायरेक्ट इलेक्शन लड़के जीता हूं चुनाव रायपुर के महापौर के रूप में। तो कितनी बस्तियां होती हैं, आज रायपुर शहर कितना डेवलप है कि 127वें नंबर पर जो रायपुर था आज 7वें नंबर पर देश में रायपुर शहर का नाम है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जानकारियां हम लोगों के पास उपलब्ध है। मैं निश्चित रूप से सुझाव के लिए दोनों हमारी दीदियों को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा और अच्छे सुझाव मिलने से हमारे कामों में निखार आता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक छोटी योजना थी आज गोबर खरीदने की। आज दिवाली के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 करोड़ रुपया उनके खातों में, जो गोबर खरीदते थे उनके खातों में जमा किया। जो दीदी हमारी दिया बनाती थी, जो गोबर का दिया पूरे भारत में प्रचलित है आज, उससे लगभग 3 करोड़ 63 लाख रुपए हमारे रायपुर शहर की जो स्लम बस्ती में काम करती है हमारी बहनें, उन लोगों ने पैसा कमाया, उनके घर में दिवाली मनी। तो हम और आप यही तो चाहते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी यही तो चाहते हैं कि
ये सब जो योजनाएं आए वो अंतिम अवसर तक, अंतिम आदमी तक पहुंचे। इसके लिए मैं आप दोनों दीदियों को भी निश्चित रूप से, उनका आत्मबल मजबूत है और समय समय पर हम लोग मार्गदर्शन लेते हैं। जहां हमें कमियां दिखे वो जरूर बताएं। हम बहुत अच्छा करने का प्रयास करने निकले हैं, सकारात्मक भाव से हम काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जो बहुत पैसा, जो बेचारी मजदूरी करती है उनका पैसा डॉक्टरों के पास चले जाता है। आप तो देखते हैं इस कोरोना काल में 12 लाख का बिल, 10 लाख का बिल कौन कौन से अस्पताल में लिया गया, किससे लिया गया, हमारे और आपके सामने में है। तो इन सब चीजों से उनको निजात दिलाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये योजना लाई है और निश्चित रूप से इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वास्तव में जरूरतमंद है। आशा जी, जिस तरह के सुझाव की बड़ी अच्छी बात कही है दुबे जी ने कि सुझाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर सुझाव कौन दे सकता है। तो ऐसे में हो सकता है आपके पास जानकारी आ जाए, अभी हो सकता है जल्दबाजी या फिर समय अनुसार ना पहुंच पाई हो, लेकिन आज या कल में आपके पास जानकारी आ जाती है। तो ऐसे में क्या सुझाव होंगे जिससे ये जो सुविधा है, सरकार की जो मंशा है कि लोगों तक बेहतर सुविधा पहुंचे, लोग इसका लाभ उठा पाए, उसके लिए क्या क्या जरूरी होगा? समय कम है, थोड़ा संक्षिप्त आंसर दीजिएगा जी। देखिए, प्रबोध जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनका बहुत धन्यवाद है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीमारी गरीब या अमीर देखकर नहीं आती। बड़ी बीमारी रईस के पास जाएगी और छोटी बीमारी छोटे आदमी के पास जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से वर्ल्ड की 1/4 डेथ्स होती हैं, जबकि वो प्रिवेंटेबल है। और वो इसलिए क्योंकि औरतें चिल्लर इलाज कराती रहती हैं, सही इलाज कराने वो अस्पतालों तक पहुंचती ही नहीं है। तो ये योजना इतनी बेहतरीन है, यदि ये गांव तक जा रहे हैं, यदि ये स्लम्स तक जा रहे हैं, पर उसके अंदर वो क्या जांच करेंगे, वो प्रोटोकॉल सेट हो जाए, जो स्क्रीनिंग है उसके प्रॉपर टेस्ट सेट हो जाए। हम छोटे पे फोकस ना करें, जिससे जाने जा रही हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी कैसे कम हो, कैंसर डेथ कैसे कम हो, हाइपरटेंशन से डेथ कैसे कम हो, उसके स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स बनाकर हम वहां पर उसको लागू करें। और स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि उसके आगे का, कि आगे हमें कैसे उसका रेफरल बनाना है, वो पेशेंट कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल तय होना चाहिए। नहीं तो जैसे होगा मैम, अभी जो पायलट प्रोजेक्ट है का बिल बनाया, फिर ये नहीं है, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि कमीशन लेके इधर जा रहे हैं, इधर पैसा बना रहे हैं। एक प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उस प्रोटोकॉल में, रेफरल प्रोटोकॉल में कहाँ क्या होगा ये सेट होना चाहिए और कब क्या होगा ये भी सेट होना चाहिए। तब उसका पेशेंट्स को फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसी ही योजना पहले भी थी, टीएस कम टीएस, जो सीएमओ ऑफिस के स्टाफ एंड डॉक्टर्स गाड़ी से स्लम में जाते थे रूटीन मेडिसिन लेकर, ये पहले किसी साल में बंद हो गई है। तो यदि हम चाहते हैं कि ये बंद ना हो, गाड़ियां ऑलरेडी खरीदी जा चुकी हैं, स्टाफ अपॉइंट हो गया है, तो उस स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर प्रॉपर प्रोटोकॉल से स्क्रीनिंग हो, तब हमें महिलाओं की हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। हम छोटी चीज पे फोकस ना करें, हम एक समग्र होलिस्टिक व्यू रखें कि एक महिला केवल माँ नहीं होती, केवल बूढ़ी नहीं होती, केवल मजदूर नहीं होती, वो एक औरत होती है और किसी औरत के शरीर में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल आशा जी, लेकिन तो जिस तरीके से प्रॉपर केयर की जरूरत है। नहीं आशा जी, जो आप बात कर रही हैं वो बात सही कर रही है, लेकिन वो जिस तरीके से कुछ ना से कुछ बेहतर था, क्योंकि अभी वो बोल चुके हैं प्रमोद जी कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं, फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट हो, इसके तहत जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो, से नहीं, जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी है। हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी है, मगर इसे हम और अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने बोला ना सुझाव चाहिए। जी प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रमोद जी, इसको हम और बेहतर और कारगर कैसे करें जिससे हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें। बिल्कुल प्रमोद जी, लास्ट कमेंट जी। सर मैं केवल इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस शहर में पहले डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता था। इस शहर से गाड़ी की शुरुआत मैंने कराई कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। आज आप देखिए इस शहर में लोग डोर टू डोर कलेक्शन और गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये पूरे शहर में नहीं पूरे देश में इसको
लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो हम तो सकारात्मक भाव से इन चीजों को कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी योजनाएं, जब इतनी चैलेंजिंग चीजों को हमने वो कर लिया पूरे देश में, शहर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आप जैसे लोग हैं हमारे साथ में, तो हमें अच्छा सुझाव मिलेगा और हम बहुत अच्छा करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आशा जी और मंजीत कौर जी, आप तीनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का दाई दीदी क्लिनिक अपनी तरह का देश का पहले एक क्लिनिक है जो केवल महिलाओं का इलाज करेगा और स्टाफ भी पूरी महिलाएं ही होंगी। और आपको बता दें कि भूपेश सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में यह कदम उठाया है और इस योजना से महिलाओं को समुचित स्वास्थ्य लाभ मिले। सरकार की ऐसी मंशा है, जनता मांगे जवाब में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।